हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और ये है आज हमारी वीडियो, हमारा चैप्टर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का। इससे पीछे वाले सारे चैप्टर्स हो चुके हैं खत्म। इस चैप्टर के साथ तुम्हारा ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा एंड आखिरी के 3 छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे एंड फिर तुम्हारी मैक्रो इको खत्म। सो नवंबर के अंदर अंदर हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा खत्म। 30 डेज सीरीज हमारी चल रही है। पूरी सीरीज को फॉलो करते रहो, हर चैप्टर साथ साथ खत्म करते रहो, तुम बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर पीछे वाला कोई भी लेक्चर देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके सारी प्लेलिस्ट को सेव कर लो सो दैट कभी भी कोई भी चैप्टर देखना हो तुम वहां से देख सको। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, लिंक है नीचे। एंड व्हाट्सएप का लिंक है जहां पर मैं हर रोज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डालती हूँ जो कि 20 नंबर की वेटेज तुम्हारे पेपर में रखेंगे। सो हर जगह जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जो कि है एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। फिर हमने बोला कि जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोल दिया जाएगा। अच्छा जी, अब इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। ओके, बट जरूरी तो नहीं है कि हमेशा इक्विलिब्रियम ही हो मार्केट में। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर ही हो मार्केट में। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है। कई बार डिमांड ज्यादा हो सकती है, कई बार सप्लाई ज्यादा हो सकती है। तो अगर डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई ज्यादा हो तो ऐसे केस में क्या होगा मार्केट में? ऐसे केस में हमारे इनकम के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, प्राइजेस के साथ क्या हश्र होगा, इन सब चीजों का वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हमने एडीएस क्या होते हैं वो पढ़ा। फिर हमने बोला कि भैया जब वो इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे कि भैया अगर वो इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा। ठीक है, सो अगर वो इक्वल नहीं हुए तो या तो तुम्हारा इन्फ्लेशनरी गैप बन के आएगा, यानी कि या तो सिचुएशन एक्सेस डिमांड की हो जाएगी, या तो सिचुएशन डिफ्लेशनरी गैप, या मैं बोलूं डेफिशिएंट डिमांड की हो जाएगी। ऑब्वियस बात है ना, या तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, या तो डिमांड कम होगी सप्लाई से। ठीक है ना। तो व्हेन एडी, अब ये जो डेफिनेशन है, ओके, इसको रट्टा मार लेना, इसको रट्टा मार लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स तो नहीं है कि मैम को तुम थोड़े से ड्रामे करके मना लोगे। वहां पर कुछ चीजों की डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ती है एंड दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस जो तुम्हारे से पूछी जाती है और जो तुम्हें लिख कर आनी पड़ती है। सो इसको एज इट इज याद करना, आनाकानी मत करना। जब तुम्हारा एडी एएस से ज्यादा है, तुम्हें समझ आ रहा है ना, एक्सेस डिमांड का तो यही मतलब है ना कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ऑब्वियसली यही मतलब है। लेकिन कौन सी एग्रीगेट सप्लाई? वो वाली एग्रीगेट सप्लाई जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। मतलब कि तुम्हारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट सप्लाई होनी थी, ठीक है, और लेट्स से ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम बन रहा था। ठीक है, अब तुम्हें ये पता होनी चाहिए डायग्राम्स जो मैंने बनाई है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है। पर कहते हैं कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो उसके ऊपर है, कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो उसके ऊपर है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला था, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर है, यानी कि जो चैप्टर 8 में पढ़ा है ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला केस आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है? ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला केस। तो अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला केस है तो उस केस में एक्सेस डिमांड बनेगी, या मैं उसका हूं उस केस में इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? गुड्स तो 3 ही है, बर्गर 3 है, खाने वाले इतने सारे लोग हैं। ठीक है, बर्गर सिर्फ 3 ही है, खाने वाले इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इसलिए जो हमारी डिमांड है वो क्या हो गई? सप्लाई से ज्यादा हो गई। कौन सी सप्लाई से ज्यादा हो गई? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली सप्लाई से अगर ज्यादा हो गई डिमांड, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम इन एक्सेस डिमांड बोलेंगे। इसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। ये जो बीच में ये जो गैप होता है सारा, इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है। मैं दिखाऊंगी आगे डायग्राम में। ठीक है, इसकी वजह से जो प्राइसेस है राइज होने लग जाते हैं। डिफ्लेशनरी गैप उल्टा होगा, डिफ्लेशनरी गैप उल्टा होगा। सेम वही डायग्राम बना रही हूँ, सेम टू सेम डायग्राम बना रही हूँ, पर एरो नीचे की तरफ, कि अब जो नया एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर हो रही थी, पर जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो यहां पर है। तो नया वाला जो है डेफिशिएंट डिमांड के केस में एग्रीगेट डिमांड इज लेसर than aggregate supply at full employment equilibrium level of output in the economy। और इसकी वजह से क्या होगा? डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा, या इसकी वजह से डिमांड डेफिशिएंट डिमांड हो रही है। तुम देख सकते हो बर्गर इतने सारे प्रोड्यूस हो गए हैं, खाने वाले तो भैया कम ही लोग हैं। बर्गर इतने सारे प्रोड्यूस हो गए हैं, खाने वाले तो थोड़े से ही लोग हैं। इस सब की वजह से क्या होगा? इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप होगा। इसकी वजह से इकोनॉमी में प्राइसेस जो है वो फॉल होने लग जाएंगे।
ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम समझें, तो तुम यहाँ पर देखो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए था। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, ये इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ मैं, एक सेकंड, ये खा गए हमारी एग्रीगेट सप्लाई को। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ब्लू वाली लाइन, ठीक है। ये वाली मेरी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है, येलो वाली लाइन मेरी एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मीट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। ये एम जो है ये है मेरा आउटपुट ऐसे लेवल पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमी में खुशहाली है, इकोनॉमी में शांति है। लेकिन अब क्या हुआ, ये फिर से एग्रीगेट सप्लाई में बना रही हूँ जरा सी। अब क्या हुआ, अब तुम देखो यहाँ पे कि जो मेरा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तो अपनी चाल पे चल रहा था, एग्रीगेट सप्लाई ने कुछ नहीं बोला, वो बेचारा शांति से बैठा है। पर जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है उसको थोड़ी सी मस्ती हो रही थी। जो एग्रीगेट डिमांड है वो कहता मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, वो ऊपर बढ़ के ऊपर चला गया, वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो नीचे ही रह गया, पर एग्रीगेट डिमांड दोबारा ऊपर चढ़ गई और ऊपर चढ़ गई, और ये नया एग्रीगेट डिमांड उसने बना दिया। एग्रीगेट डिमांड ने एक नया ग्राफ, एक नई लाइन बना दी। अब ऐसे पॉइंट पे क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है यहाँ पे पॉइंट एम पे। अगर तुम पॉइंट एम पे देखो, एग्रीगेट सप्लाई तो यहाँ खड़ी है, पॉइंट एम पे अगर तुम देखो एग्रीगेट सप्लाई वो तो यहाँ खड़ी है पॉइंट एम पे, पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो और ऊपर चली गई, एग्रीगेट डिमांड यहाँ खड़ी है। एक्चुअल वाली जो एग्रीगेट डिमांड है वो मेरी यहाँ पे है, ये वाली तो है, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है। एक्चुअल वाली एग्रीगेट डिमांड तो ये वाली है, व्हाइट वाला जो मैंने बनाया है ना, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड तो ये व्हाइट वाली है, ये वाली है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड तो। सो एट दिस पॉइंट एम एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे है, एट द पॉइंट एम यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे है, और एग्रीगेट डिमांड को थोड़ी मस्ती हो रही थी तो वो थोड़ा सा और ऊपर चली गई। तो ऐसे केस में हमें दिख रहा है एक क्लियर गैप इन द मार्केट, हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक बहुत ज्यादा क्लियर सा गैप है। हमें दिख रहा है कि जो मेरा एग्रीगेट डिमांड और मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई है ये एक दूसरे के बराबर से नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई यहाँ खड़ी है, एग्रीगेट डिमांड तो ऊपर चली गई, तो ये जो इनके बीच का गैप अराइज हुआ है, ये जो इनके बीच का ये वाला गैप अराइज हुआ है, अरे यार आजा ना, ये जो गैप अराइज यहाँ पे हुआ है, इस पर्टिकुलर गैप को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे था, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये वाला है ऊपर जो मैंने व्हाइट वाला बनाया है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो है मेरी, जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई है वो है ये रही, वो ये रही, ये वाली ब्लू लाइन मेरी, ये थोड़ी इरेज हो गई, ये है मेरी एग्रीगेट सप्लाई। अगर तुम देखो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर थी, एम फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे थी, एक्चुअल डिमांड यहाँ पे थी, इन दोनों के बीच में एक आ गया है गैप। इनके बीच के गैप को हमने क्या बोल दिया, कम्युनिकेशन गैप नहीं बोलना है ना, बोलते कम्युनिकेशन गैप हो रहा है हमारा, तो हमने इनके बीच वाले गैप को क्या बोलना है, इन्फ्लेशनरी गैप बोलना है। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आया, क्यों आया इन्फ्लेशनरी गैप, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम देखो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक है। AD2 जो है वो शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ, यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी तो वो शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से एक्सेस गैप आ गया जिसको इन्फ्लेशनरी गैप बोला गया। इसको, इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, यानी इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पर नेशनल इनकम बताया है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बताया है, वाई एक्सिस पे हमेशा डिमांड ही रहते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे हमेशा नेशनल इनकम, GDP, एम्प्लॉयमेंट या इनकम या एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें हमेशा, ओके, ऑलवेज याद रख लो। इनकम, इनकम किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के। इनकम को ही हम आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट ये सब बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमेशा OX एक्सिस पे रहेंगी। जो भी दूसरी चीजें, हमारी AD है तो AD Y पे आ गया, ठीक है। AD इज इक्वल टू C प्लस आई, AS इक्वल टू C प्लस एस, E पे मेरा इक्विलिब्रियम हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। ये सारी चीजें ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये सारी लेबलिंग मैंने आपको बता दी। क्यों होता है इन्फ्लेशनरी गैप, या फिर ये जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है ये आती ही क्यों है हमारी अच्छी खासी इकोनॉमी में,
आती ही क्यों है? क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है, वो ज़्यादा खर्चा करने लग गया। अब हो भी सकता है कई बार दिवाली पे हो जाता है, दिवाली पे होता ही है हर साल कि कंज्यूमर को भैया है कि हमें तो खर्चा करना ही करना है। धनतेरस है, दिवाली है, हमें तो खर्चा करना ही करना है। हमें तो खर्चा करना ही करना है। हम पूरे साल भर पैसा बचा के रखते हैं ताकि दिवाली पे नए कपड़े ले सकें। तो कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो अपने खर्चे को बढ़ाने लग गए, कंज्यूमर जो है खर्चा ज़्यादा करने लग गए। सरकार ने अपना खर्चा ज़्यादा कर दिया। अरे! अगर सरकार ने भी अपना खर्चा ज़्यादा किया, अच्छा अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, खर्चा अगर तुम कर रहे हो, तुम कहीं न कहीं पैसा खर्च कर रहे हो, तुमने अगर कुछ खर्चा किया, वो किसी न किसी दूसरे बंदे की इनकम ही तो होगी। वो किसी न किसी दूसरे बंदे की इनकम ही तो होगी। इनकम का फुल फॉर्म क्या होता है? इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस। अगर किसी ने कोई इनकम जनरेट करी है, तो वो उससे दोबारा कंजम्पशन करेगा। फिर से वो दोबारा खर्चा करेगा तो दोबारा इनकम जनरेट होगी। पढ़ा है ना हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला? पढ़ा है कि नहीं पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? ठीक है ना? सो बेसिकली तुम जितना खर्चा करते जाओगे, वो किसी और की इनकम बनती जाएगी। किसी और की इनकम बनेगी, वो दोबारा खर्च हो जाएगी। वो दोबारा इनकम, दोबारा खर्चा, दोबारा इनकम। सो इससे क्या होगा इकोनॉमी में एक अप का ऊपर का साइकिल शुरू हो जाएगा, एकदम से डिमांड बढ़ने लग जाएगी। इस पूरे साइकिल की वजह से डिमांड बढ़ने लग जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है? सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर कंज्यूमर ज़्यादा करे या सरकार अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे, सरकार ने खर्चा किया, किसी की इनकम हुई, जिसकी इनकम हुई उसने दोबारा खर्चा किया, ठीक है? सरकार अगर टैक्सेस कम कर दे, सरकार ने अगर टैक्स कम कर दिया, तो तुम कम पैसे में ज़्यादा सामान खरीदोगे। तो तुम ज़्यादा खरीदारी करने लग जाओगे, अरे अब तो जीएसटी कम हो गया, अब तो जीएसटी कम हो गया, अब तो ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं क्योंकि अब तो हर सामान सस्ता हो रहा है। अब तो हर चीज़ सस्ती हो रही है तो ले लो, टूट पड़ो। तो अगर सरकार ने टैक्सेस कम कर दिया, फिर से हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा मतलब टूट पड़ो, सेल लगी हुई है, डिमांड करो, ठीक है? अगर एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ हो जाए, मतलब कि बाहर से, फॉरेन से बहुत डिमांड आ रही है हमारे प्रोडक्ट की, तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। इंपोर्ट्स में फॉल आ जाए, हम बाहर से सामान नहीं मंगवा रहे, अगर बाहर से नहीं मंगवा रहे तो यूज़ कहाँ का करोगे? अपने देश का करेंगे, तो भी अपने देश की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना? ये सारे रीज़न हैं कि क्यों एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है ना? एक्स इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या था कि एडी इज़ ग्रेटर देन एएस, तो हमें वो बताना है कि क्यों है एग्रीगेट डिमांड इतना ज़्यादा, ठीक है? अच्छा, अगली चीज़ है कि सप्लाई मनी की ज़्यादा हो गई, यानी सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है कि जब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है, उसको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लोन लेने के लिए किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाती है, और आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देता है, पर वो लोन देता कैसे है? और मनी प्रिंट करके। आरबीआई तो भैया पैसे का पेड़ ही लगा हुआ है उसके पास तो, है ना? तो वो और पैसे कहाँ से लेके आते हैं? वो पैसे को प्रिंट करते हैं, वो मनी को प्रिंट करते हैं। तो अगर सरकार को लोन देने के लिए पैसा प्रिंट किया जाए, ठीक है? मनी की सप्लाई बढ़ाई जाए सरकार को लोन देने के लिए, उसको बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसको क्या बोला जाता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है? सो डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर होगी, ज़्यादा पैसा प्रिंट किया जाएगा, अगर ज़्यादा पैसा प्रिंट किया जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया। अब ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो बैंक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, कि जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा खर्चा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, ठीक है? राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब हम कंज्यूमर्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लग गए। फिर से अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो किसी ना किसी की तो इनकम बन रही है ना वो। मैंने इन्वेस्ट किया एक बिल्डिंग में, तो जो बिल्डर था, उसकी वो इनकम हुई, बिल्डर ने आगे अपनी लेबर को इनकम दे दी, हर किसी की इनकम हो रही है, हर कोई कंज़्यूम कर रहा है, कंज़्यूम हो रहा है, फिर से इनकम हो रही है, ठीक है ना? सो फिर से इन्वेस्टमेंट की वजह से भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़-बढ़ के एएस से ज़्यादा हो जाए, तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से प्राइसेज़ बढ़ने लग जाएँगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर नखरे करेगा कि मैं नहीं दूँगा, मैं तो उसी को दूँगा जो ज़्यादा पैसे देगा, तो सप्लायर नखरे करने लग जाएगा, तो प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे, ठीक है? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेकिन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हें बार-बार एक वर्ड बोल रही हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैं कह रही हूँ एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, वो वाली एग्रीगेट सप्लाई जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। अरे अगर मेरी एग्रीगेट सप्लाई ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, यानी कि अगर 100 लोग हैं मेरी इकोनॉमी में जो काम कर सकते हैं, 100 के 100 लोगों को नौकरी मिल गई, 100 के 100 लोग खुश हो गए हैं, तो फिर मैं और सप्लाई करूँ ही कैसे? माना डिमांड ज़्यादा है,
पर मेरे पास तो लोग ही नहीं है जो मेरे पास आके काम करे, जो प्रोडक्ट बनाए, जो सप्लाई करे। तो ऐसे केस में क्योंकि हम ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो हम और लोगों को नहीं लेके आ सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो और लोग नहीं आ सकते, तो एम्प्लॉयमेंट और चेंज नहीं हो सकती। अगर लेबर ही नहीं होगी तो मैं और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो एक्सेस डिमांड के केस में सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, फिर आती है मेरे पास डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम, जो कि एग्जैक्ट उसका उल्टा है। एग्जैक्ट उसका उल्टा है। फिर से अब देख लो, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, ये पूरी मैंने यहाँ पे मार्किंग आपको बताई हुई है कि यहाँ पर किसमें क्या क्या चीजें हैं। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, AS इक्वल टू सी प्लस एस, ये सब है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, जो मेरा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो ये वाला है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीगेट डिमांड ये वाला है। ठीक है, सो अब नाउ इफ यू कैन सी एग्रीगेट सप्लाई ये जा रहा है ब्लू कलर की लाइन, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे है, पर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड नीचे है यहाँ पे। सो यहाँ पर ये एक क्लियर गैप है। कौन सा गैप है? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, कौन सा गैप है? डिफ्लेशनरी गैप है, क्योंकि जिस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है उस पॉइंट पे अगर मैं एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड देखूं तो वो नीचे है। तो ई जी, ये जो ई जी है ये क्या है? मेरा डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये देखो, ये जो मेरा डिफ्लेशनरी गैप है किसके बराबर है? ई जी के बराबर है। ठीक है, अगेन ये सारी मार्किंग मैंने की हुई है कि एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, नीचे की तरफ चला गया है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही देखना होता है। अब इसके कॉजेज, इसके सारी चीजें बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा था, यहाँ पे कंज्यूमर का भी एक्सपेंडिचर कम है, सरकार का भी एक्सपेंडिचर कम है। ठीक है ना, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम है, हमारा कंजम्पशन भी कम है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम है। ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी तो किसी की इनकम नहीं होगी, तो कोई डिमांड नहीं करेगा, कोई कंजम्पशन नहीं करेगा। अगर कंजम्पशन ही कम है तो फिर से किसी की इनकम नहीं होगी, कंजम्पशन नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी। ठीक है, सेम गोज विद दिस। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो लोगों को लगेगा हर चीज बहुत महंगी हो गई, तो कोई कुछ नहीं खरीदेगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर बाहर वाले हमारा सामान डिमांड ही नहीं कर रहे तो हमारे एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, मतलब फॉरेन कंट्री के लोग हमारा सामान डिमांड नहीं कर रहे, तो भी एग्रीगेट डिमांड गिर गई। ठीक है, हम बाहर से ज्यादा सामान मंगवाने लग गए तो हमारी डोमेस्टिक वाली जो डिमांड है वो गिर जाएगी। तो ये सारे रीजंस की वजह से बेटा जी हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से। ये सारे रीजंस की वजह से हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट बहुत सिंपल है, इसका इफेक्ट बहुत सिंपल है, सब कुछ गिरने लग जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? डिमांड गिर गई है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड गिर गई है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड कम है तो उसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगे, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंट्री एक्स्ट्रा पड़ी है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिर से अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो फिर प्रोड्यूसर जो है उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री बच जाएगी, उसके पास ऑलरेडी ऐसा स्टॉक बच जाएगा जो फिर उसने अभी तक जो बिका ही नहीं है। ठीक है, अनसोल्ड इन्वेंट्री बच जाएगी जिसकी वजह से वो पहले तो प्राइस कम करेगा और साथ ही साथ वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम करेगा। अगर उसको प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम करनी है तो उसके लिए उसको लेबर को जो है नौकरी से निकालना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयमेंट जो है कम कर देगा। सो वेन एवर देयर इज डेफिशिएंट डिमांड, तो डेफिशिएंट का मतलब है कि डिमांड कम है, उसकी वजह से प्राइस कम, इनकम कम, प्राइस कम, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, उसकी वजह से सब कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करें इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप में क्या डिफरेंस है, तो ईडी जो है इन्फ्लेशनरी गैप के केस में ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इस केस में कम है एग्रीगेट सप्लाई से। इसमें प्राइस बढ़ेंगे, इसमें प्राइस गिरेंगे। ये बूम की कंडीशंस में होता है, ये डिप्रेशन की कंडीशंस में होता है। इसमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होती, इसमें आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है। ठीक है,
चलो यहाँ पर ये जो है मेरा टॉपिक खत्म होता है इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप का। एक अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई वो कैसे मिलके ठीक कर सकते हैं हमारे एक्सेस या फिर डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को, जो कि अगली पार्ट में कल की क्लास में हम करने वाले हैं। अगर यहाँ तक हर चीज समझ आई है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि हाँ सब कुछ समझ आया है। कोई डाउट है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगी तुम्हें कल की वीडियो में बाकी के चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।